हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं एग्जाम पीडिया का लेटेस्ट करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को कवर किया जा रहा है। इस क्रम में आज हम देखेंगे यूनिट 7। इससे पहले 1 to 6 के वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यूनिट 7 में हम देखेंगे प्रमुख राजनैतिक घटनाक्रम को, मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, साथ में कैबिनेट डिसीजंस और प्रमुख समझौतों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं। तो राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे पहले हम जो मध्य प्रदेश में का जो पुनर्गठन हुआ है, मतलब नवीन जिलों का गठन हुआ है, उनको देख 2023 तक। इसके पहले मध्य प्रदेश में कितने थे? टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट थे। अब 3 और बन गए हैं। तो 53 नंबर में 53वां जिला कौन सा बना है? 53वां जिला मऊगंज बना, जो यहाँ से आप मैप में देख सकते हैं, रीवा से अलग करके बनाया गया है मऊगंज, जिसका बॉर्डर किससे लगेगा? इसका बॉर्डर यूपी से लगेगा। और 54वां जिला कौन सा होगा? पाडुन्ना। पाडुन्ना किससे बनाया गया है? छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, और इसका बॉर्डर किससे लगेगा? महाराष्ट्र से लगेगा। और जो 55वां जिला है वो मैहर है, सतना से अलग होकर बना है, और एक ऐसे होगा, ये अंतर्वर्ती जिला होगा। अंतर्वर्ती जिला होगा मतलब इसका किसी भी दूसरे स्टेट से बॉर्डर नहीं लग रहा है। इस तरीके से हम देखें, और अब फिर से डिटेल में देखते हैं। तो हमने देखा 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज बना है। किससे अलग करके बनाया गया है? रीवा से। कब बनाया गया है? तो 13 अगस्त 2023 को बनाया गया है। कई स्रोतों में इसको 15 अगस्त 2023 भी माना जाता है। इसमें 3 तहसीलें हैं वर्तमान में, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, और एक तहसील प्रस्तावित है। कौन सी? देवतालाब। और इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मऊगंज जिला आएगा। और विधानसभा इसकी 2 ही है, मऊगंज और देवतालाब। और इसके प्रथम कलेक्टर जो हुए अजय श्रीवास्तव हुए, और पहले एसपी कौन हुए? वीरेंद्र जैन हुए। अब हम 54th नंबर का 54वां जिले देखेंगे, पाडुन्ना, जो छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया। कब बनाया गया? 5 अक्टूबर 2023 को। इसमें 2 तहसीलें आती है, पाडुन्ना और सौंसर। और इसका लोकसभा क्षेत्र कौन होगा? तो छिंदवाड़ा ही होगा। विधानसभा भी इसमें 2 ही आएंगी, पाडुन्ना और सौंसर। और इसके प्रथम कलेक्टर अजय देव शर्मा, और प्रथम एसपी जो होंगे पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी होंगे। नेक्स्ट 55वां जिला देखते हैं, मैहर, जो कि सतना से अलग होकर बनाया गया। कब बनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2023 को बनाया गया। इसमें 3 तहसीलें हैं, मैहर, अमरपाटन और रामनगर। इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा? तो सतना होगा। इसमें 2 विधानसभा, एक मैहर है, दूसरा अमरपाटन है। अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो पहला हम देखेंगे 53वां जिला कौन सा? मऊगंज को देखेंगे। तो मऊगंज किस नंबर का है? 53वां जिला है। और इसकी घोषणा कब हुई है? तो 4 मार्च 2023 की घोषणा हुई है। और बना कब है? तो 13 अगस्त को बना है, और कहीं कहीं 15 देखने को मिलता है। पहले ही देखा, इसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। और देवतालाब क्या है? प्रस्तावित है। और 2 विधानसभा सीट है, एक मऊगंज है, दूसरी देवतालाब है। और इसके वर्तमान उस समय अध्यक्ष थे विधानसभा के, कौन थे? गिरीश गौतम थे। उनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सी थी? यही इस जिले के अंतर्गत आने वाली देवतालाब थी। अब आपको कमेंट में हमें बताना है कि वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष है वह कौन है, तो उनकी जो विधानसभा सीट है वो कौन सी है। मऊगंज जिले के गठन के उपरांत रीवा जिले में अब कितनी तहसीलें हो गई हैं? तो 8 तहसीलें हो गई हैं। और मऊगंज जिले गठन के उपरांत रीवा संभाग में जिले कितने हो गए हैं? तो 5 जिले हो गए हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज। अब रीवा संभाग में 5 जिले हो गए हैं। और इसके पड़ोसी क्षेत्र क्या है? तो पूर्व में कौन सा लगता है? सीधी में मिर्जापुर लगता है, पश्चिम में रीवा लगता है, दक्षिण में क्या लग रहा है? सीधी लग रहा है, उत्तर में क्या लग रहा है? रीवा और प्रयागराज लग रहा है। और मऊगंज जिले की गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 59 की धारा 13 की उपधारा से हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं 54वां जिला पाडुन्ना को देख लेते हैं। तो पाडुन्ना की घोषणा कब की? 24 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान ने की है। और किससे अलग करके? छिंदवाड़ा से अलग करके इसको बनाया जाना है। इसकी जो अधिसूचना है, ये अधिसूचना क्रमांक है, अब एक बार देख लेना आप, कब की गई? 5 अक्टूबर 2023 को की गई है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट पाडुन्ना के बारे में क्या है कि इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी किसे बोलते हैं? तो पाडुन्ना को बोलते हैं। इसमें 2 तहसीलें हैं, पाडुन्ना और सौसर। और इसमें टोटल 137 पटवारी हल्के हैं, जिसमें से 74 सौसर तहसील के अंतर्गत आते हैं और 63 पाडुन्ना के अंतर्गत आते हैं। जो पाडुन्ना शहर है वो NH47 पे है। किस पे है? NH47 पे है। और यह मध्य प्रदेश का पूर्णतः मराठी जिला है। जो पाडुन्ना है पूर्णतः मराठी जिला है। और इसकी टोटल जनसंख्या होगी 3,10,472। और इसकी सीमा देख लेते हैं, तो पूर्व में छिंदवाड़ा से लगता है, छिंदवाड़ा और नागपुर से लगता है। पश्चिम में बैतूल और दक्षिण में अमरावती से लगता है। व उत्तर में छिंदवाड़ा ही होगा। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा पाडुन्ना को। अब हम देखते हैं 55वां जिला मैहर। तो 55वां जिला मैहर की अधिसूचना भी इसको 5 अक्टूबर 2023 को ही जारी हुई। इसमें 3 तहसीलें हैं, मैंने पहले ही देखा, मैहर, अमरपाटन और रामनगर को शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अभी भी
मध्य प्रदेश में दो जिले प्रस्तावित है, कौन से? एक नागदा है जिसको उज्जैन से अलग करके बनाया जाना है, दूसरा पिछोर है जिसको शिवपुरी से अलग करके बनाया जाना है। अब हम नवीन जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। 3 जिलों के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 55 हो गई है। अब पाडुना जिले के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला अभी तक क्या था? अभी तक अगर प्रश्न में आता था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो सही जवाब क्या होता था? छिंदवाड़ा होता था। बट ये पाडुना के गठन होने के बाद अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होगा वो शिवपुरी होगा, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? पहले 18 थी, अब कितनी हो गई? 19 हो गई। 18 से 19 हो गई। और नवीन जो मैहर गठन हुआ है वो 19वां अंतर्वर्ती जिला होगा मध्य प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बढ़ गई है, अब कितने जिलों से लगेगी? 14 जिलों से लगेगी। और महाराष्ट्र की सीमा कितने जिलों से लगेगी? तो 10 जिलों से लगेगी, ध्यान रखना है। और पाडुना शहर है वो किस नदी के किनारे? जाम नदी के किनारे है। और दोस्तों आपको पता होगा जाम नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण मेला लगता है, उस मेले का नाम क्या है? तो गोटमार मेले। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब होगा पाडुना जिले में होगा। और किस नदी के किनारे यह लगता है? तो जाम नदी के किनारे लगता है। साथ ही पाडुना में ही हनुमान लोक भी स्थित है। हनुमान लोक किसे कहते हैं? जो प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर है उसी में अब हनुमान लोक का डेवलप किया गया है। ये किस जिले के अंतर्गत आएगा? तो ये पाडुना जिले के। साथ में आपको देखना है जो प्रसिद्ध पीठ शारदा माता का मंदिर है और आला उदल का अखाड़ा है, अभी तक ये सतना जिले में आता था। अब किस जिले में आएगा शारदा माता का मंदिर? तो ये मैहर जिले में आएगा। साथ ही तमस नदी का उद्गम अभी तक हम लोग पढ़ते थे सतना के जुलेरी गांव से होता था, बट अब कहां से होगा? ये मैहर जिले से सतना नदी का उद्गम होगा, ध्यान रखना है। और मैहर के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश की जो संगीत राजधानी है वो कौन सी है? मैहर है। और मैहर के प्रमुख उद्योग कौन है? सीमेंट उद्योग है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम राजनीतिक घटनाक्रम में आगे हम बढ़ते हैं तो विधानसभा निर्वाचन 2023 को देखते हैं। और विधानसभा निर्वाचन 2023 कौन से नंबर का है? तो 16वां है, 16वां। इसको भी ध्यान रखना है, 16वीं विधानसभा होगी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मतदान कब हुआ 16वीं विधानसभा का? तो 17 नवंबर 2023 को हुआ। कितने चरण में हुआ? तो एक चरण में हुआ, 17 नवंबर 2023 को हुआ। और टोटल वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? तो 77.15 टोटल वोटिंग परसेंटेज रहा। अगर मेल फीमेल में हम कैटेगराइज करते हैं तो 76.03 फीमेल का वोटिंग परसेंटेज था और 78.21 मेल का वोटिंग परसेंटेज था, ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं कि विधानसभा 2018 की तुलना में जो 2018 की तुलना में 2023 का विधानसभा चुनाव है उसमें वोटिंग परसेंट में 2.1% का इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है 2018 की तुलना में। तो 2018 में कितना था? तो 2018 में कितना था? 75.5 2018 में था। और 2023 में कितना हुआ? हमने अभी पहले ही देखा 77.15। तो कितने परसेंट का? 2023 में 77.15, अब 2018 में 75.5। तो टोटल इंक्रीजमेंट 2.10 का हुआ। और किस जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुए इसको भी ध्यान रखना है। तो सिवनी जिले में सबसे अधिक मतदान वोटिंग परसेंटेज कहां रहा विधानसभा चुनाव में? तो सिवनी जिले में रहा। और सबसे कम कहां रहा? तो अलीराजपुर जिले में रहा। कितना रहा? 61.81। सबसे कम अलीराजपुर में 61.81 और सबसे ज्यादा सिवनी में कितना? 86.29%। आगे देखते हैं, अगर हम विधानसभा वाइज देखते हैं तो रतलाम की जो सैलाना विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक मतदान हुआ। सबसे अधिक किस विधानसभा में हुआ? तो रतलाम की सैलाना में हुआ। और टोटल परसेंटेज कितना रहा? 90.10 परसेंटेज रहा। कितना रहा? 90.10 रहा। जबकि वर्ष 2018 में निर्वाचन में यहाँ पे 88.35% मतदान हुआ था। और सबसे कम, सबसे ज्यादा रतलाम की सैलाना विधानसभा। और सबसे कम हम देखते हैं तो अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा, इसमें सबसे कम रहा। कितने परसेंट रहा? 54% रहा। आगे बढ़ते हैं, हम 2023 में देखते हैं तो 2023 में सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। 2023 में कहा सिवनी के लखनादौन में, और 2018 में अगर देखते हैं तो रतलाम के सैलाना में। और 2018 में यहां मतदान 77.98 था, जबकि 2023 में कितना रहा? 84.71% हो गया, ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं तो 2023 की विधानसभा निर्वाचन में जो प्रदेश की 230 विधानसभा निर्वाचन, इसको भी ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? तो 230 है। तो 230 में से 34 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां पुरुष की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? अधिक रहा। मतलब 230 में से 34 ऐसे विधानसभा हैं जहां पे मेल के कंपैरिजन में फीमेल का वोटिंग परसेंटेज अधिक रहा। ऐसे एग्जांपल में हम देखते हैं तो सीधी जिले के जो सिहावल विधानसभा क्षेत्र है, सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र, इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो रहा 11.91% अधिक रहा। ठीक है, 11.91% अधिक रहा। अब हम
आगे देखते हैं 2023 के परिणामों को देखते हैं। तो जो 2023 था ये 16वीं विधानसभा थी। 16वीं विधानसभा कौन सी थी? 2023 थी। और 15वीं कौन सी थी? 2018 थी। तो 16वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी टोटल सीट मिली? बीजेपी को 163 सीट मिली है और कांग्रेस आईएनसी या कांग्रेस को कितनी 66 मिली है और एक सीट बाप को मिली है। बाप मीन्स भारत आदिवासी पार्टी को मिली है एक सीट, टोटल 230 सीट में। वहीं अगर हम 2015 में देखते हैं 15वीं विधानसभा में, तो ये 15वीं विधानसभा का डाटा इसको आप देख लीजिए। 16 में कितनी थी? 163, 66 और एक थी, ध्यान रखना है। अब हम परियोजनाओं पे आते हैं। अभी तक हम राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे थे, अब परियोजनाओं में आते हैं। तो पहली परियोजना हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीन को पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा। ग्रीन को पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा, और एक कहां पे प्रारंभ हुई? तो नीमच में प्रारंभ हुई है। टोटल इसका कैपेसिटी कितनी है? 1440 मेगावाट की कैपेसिटी है। क्या है? पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा। और इसका लोकार्पण भोपाल से वर्चुअली तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने किया था, ध्यान रखना है आपको। और इसके बारे में अन्य इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो ग्रीनको ग्रुप है उसने नीमच जिले में की खिमला तहसील में 10,000 करोड़ के निवेश से ये स्थापित किया है और यह परियोजना जून 2025 तक कार्य आरंभ कर देगी। जो ग्रीनको पंप है हाइड्रोजन पंप है, ये कब तक कार्य प्रारंभ कर देगी? तो जून 2025 तक। और इसकी क्षमता अभी तो हमने 1400 वाट का था, अब आगे चल के इसको 1900 मेगावाट तक बढ़ाना है, ध्यान रखना है। और यह जो परियोजना है भारत की सबसे बड़ी पंप युक्त हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना है, ध्यान रखना है। अगली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वह देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन थी, इसका लोकार्पण किया और ये कितने किलोमीटर की थी? 352 किलोमीटर लंबी थी, जिसका टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, लागत कितनी आएगी? 1750 करोड़ आएगी, ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं कि 6 अक्टूबर 2023 को कहां पे? मुरैना जिले के पोरसा तहसील में ग्राम रतन बसई में क्या किया जाएगा? हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। जो ये हार्टिकल्चर कॉलेज है ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत है। तो 6 अक्टूबर 2023 में मुरैना के पोरसा तहसील में हार्टिकल्चर कॉलेज अब शिलान्यास किया गया और जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत स्थापित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र। तो विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र की स्थापना किस लिए की जाती है? तो युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए सभी जिलों में विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र किससे संबंधित है? तो युवाओं की क्षमता निर्माण से संबंधित है। तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 6 अक्टूबर 2023 को 53,000 करोड़ की 13,000 परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण किया, जो कि वर्ल्ड में एक कीर्तिमान स्थापित किया अपना, एक साथ इतनी सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए कि मनरेगा कार्यक्रमों के लिए जो मनरेगा में कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको जलवायु संबंधी सेवा क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्लाइमेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक टूल डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? यूक्रिस्प है। यूक्रिस्प टूल का नाम क्या है जो कि मनरेगा कार्यक्रम में जलवायु संबंधित इंफॉर्मेशन देगा? यूक्रिप्स है। यूक्रिप्स का मतलब यूनिवर्सल क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन प्लानिंग टूल। ये किसके अंतर्गत काम करेगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट परिषद में इसका लोकार्पण हुआ, ध्यान रखना है। अगला अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत मध्य प्रदेश के कुल 34 स्टेशनों का क्या किया जाएगा? रीडेवलपमेंट किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में मध्य प्रदेश के 34 जिले शामिल हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोहिन्सबर्ग में ब्रिक्स समिट कहां हुई थी? जोहिन्सबर्ग में हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? ब्राजील के राष्ट्रपति कौन थे? लूला दा सिल्वा को मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग उपहार में दी थी। तो मध्य प्रदेश की 2 गोल्ड पेंटिंग को 2 बार मोदी जी के द्वारा दिया गया है, 2 राष्ट्र प्रमुखों को। तो एक बार तो उन्होंने ब्रिक्स समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को दिया, आगे हम पढ़ेंगे कि दूसरी कहां और कब किसको दी जा रही है। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या किया जाएगा? देश के पहले टोल प्लाजा, ये देश में पहला ऐसी बार हो रहा है कि टोल प्लाजा में जो कलेक्शन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? महिला स्व सहायता समूह में किया जाएगा। और इसका शुभारंभ कहां कहां किया गया? आगरमालवा में, उज्जैन में और छतरपुर में शुरू किया गया है। अगली इंफॉर्मेशन तत्कालिक मुख्यमंत्री चौहान द्वारा प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र की, अब इनकी पुस्तक कौन है? यजुर्वेद एवं वैश्विक चिंतन तथा नंद कुमार चरितम, इनकी पुस्तक है यजुर्वेद में वैश्विक चिंतन और नंद कुमार चरितम। इस महाकाव्य का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र। और इसके किसने किया विमोचन? तो मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने किया था।
अगली इंफॉर्मेशन विकास पर्व का आयोजन है। विकास पर्व का आयोजन किया जाएगा कब से कब? 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में विकास पर्व मनाया जाएगा। कब तक? 16 जुलाई से 14 अगस्त। एक चैटबॉट है, उसका नाम क्या है? जस्ट आस्क, खुल के पूछो। ये चैटबॉट का शुभारंभ किसने किया है? तो इस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है सरकार के द्वारा। ये किससे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये चैटबॉट होगा, जिसके लिए क्या है, किसके लिए है? जो युवाओं के मन में उठने वाले, युवा या किशोरों के मन में उठने वाले प्रश्नों का इसमें जवाब होगा। कैसे प्रश्न होंगे? लाइक शारीरिक परिवर्तन, यौवन से संबंधित, मासिक धर्म, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्था, परिवार नियोजन आदि विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसमें? जस्ट आस्क चैटबॉट में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल की शुभारंभ किया। और भी एक इन्फॉर्मेशन क्या कि चाणकपुरी में मध्य प्रदेश भवन का भी लोकार्पण किए। कौन? तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं, राष्ट्रीय नीति आयोग जो होता है वो आकांक्षी जिलों की एक डेल्टा रैंकिंग इशू करता है। कौन? नीति आयोग आकांक्षी जिलों जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें एक डेल्टा रैंकिंग इशू करता है। इस डेल्टा रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिलों में, इसमें देश के जिलों को कैटेगराइज किया जाता है। इसमें टॉप 5 जिलों में मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हुए हैं हाल ही में जो रैंकिंग आई है। इसके मुताबिक बड़वानी को दूसरा स्थान मिला है तथा छतरपुर को तीसरा स्थान मिला हुआ है। इसके पहले नीति आयोग की जो 112 आकांक्षी जिलों के विभिन्न मापदंड का मूल्यांकन किया गया था, तो मई 2022 की रैंकिंग में केवल एक था, छतरपुर था, और छतरपुर की पोजीशन दूसरे नंबर थी। अब इस बार छतरपुर तीसरे नंबर पर आया है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सतना जिले की अमरपाटन जनपद इसमें 3 सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है। तो पहली बनी है सतना जिले के अमरपाटन। अभी अमरपाटन किस में आ गया? हमने देखा है कि मैहर में आ गया है। तो इसमें की ग्राम पंचायत झिरिया कोपरिहान से 21 वर्षीय रागिनी पटेल बनी है। उज्जैन जिले के चिंतामन जावसरिया ग्राम पंचायत से 21 वर्षीय लच्छिका डागर बनी है। और सागर जिले के बीना ग्राम पंचायत डांड से एक कल्पना यादव बनी है। ये तीनों, रागिनी पटेल, लच्छिका डागर और कल्पना यादव, ये सबसे कम उम्र की जो क्या बनने वाली है? ग्राम सरपंच बनने वाली हैं। ठीक है, इनकी क्या उम्र है? तीनों की उम्र 21 वर्ष ही है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी कौन सी? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जो बीना में क्या स्थित थी? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड का स्थान था ना, उसको अपने अंदर मिला लिया। किसने? बीपीसीएल ने भारत ओमान रिफाइनरीज को विलय कर लिया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। क्या बनाने वाला? लिटरेचर का गजेटियर बनाने वाला। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली लागू कर दी गई है। तो राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली कहां लागू कर दी गई है? तो मध्य प्रदेश में लागू कर दी है। इससे क्या होगा? मृत व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है थिंक गैस ग्रुप भोपाल और राजगढ़ जिले के 500 एकड़ भूमि पर ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करेगा। कौन करेगा? थिंक गैस क्या करेगा? ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करेगा। ग्रीन एनर्जी पार्क कहां पे? भोपाल और राजगढ़ जिले में विकसित करेगा। नेक्स्ट अगली इंफॉर्मेशन है, मोदी जी ने क्वाड समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी, हमने एक देखा था, अभी बात किया था, मोदी जी ने 2 बार गोल्ड पेंटिंग 2 राष्ट्र प्रमुखों को दिया। तो एक बार ब्रिक्स समिट में किसको दी गई? ब्राजील के राष्ट्रपति कौन था? लूला डा सिल्वा को गोल्ड पेंटिंग दी गई। और दूसरी गोल्ड पेंटिंग कहां दी गई? क्वाड समिट में किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री थे कौन? एंथनीज अल्बनीज को दिया गया। ठीक है, गोल्ड कला की पेंटिंग भेंट की। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है टैक्स सखी क्या है? ये मुल्ताई, जो बैतूल का मुल्ताई क्षेत्र है, वहां पे नगर पालिका बनाई गई है, जहां क्या किया जाएगा? जल कर, वाटर टैक्स और संपत्ति कर की वसूली जो की जाएगी वो स्व सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा वाटर टैक्स और वेल्थ टैक्स, जल कर और संपत्ति कर का वसूल। और इसमें 8 महिलाओं द्वारा ये कार्य किया जाएगा। इन महिलाओं को क्या कहा जाएगा? टैक्स सखी नाम दिया गया है, ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्रों को अब इजराइल के सहयोग से बनाया जाएगा। ऐसे ही 2 प्रोजेक्ट तैयार होंगे, और जिसमें एक में छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा में क्या डेवलप किया जाएगा? संतरा डेवलप किया जाएगा। और मुरैना में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, छिंदवाड़ा में संतरा का। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अधिनियमों को देखेंगे, प्रमुख जो अधिनियम बनाए गए इस बीच में। तो सबसे पहले क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000। इसके साथ क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने समय समय पर दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया था, जिसमें राज्य शासन ने क्या किया? 13 दिसंबर 2023 को एक निर्णय लिया कि इसके तहत जो लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे या नियम के विरुद्ध अगर तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया। मतलब तेज आवाज में नियम के विपरीत या विदाउट प्रायर परमिशन आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए
ये अधिनियम है। अगला हम देखते हैं नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022। अब इसको 26 मई 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था और इसी को मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को अपनी नगर पंचायत, तो इसमें इसके द्वारा किया क्या गया है ये आपको समझना है। इसके द्वारा जो छोटे नगर होंगे मींस नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, जो नव निर्वाचित नगर सेवक होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। और जो बड़े शहर होंगे जैसे जो नगर पालिका होंगी, नगर निगम होंगे, बड़े शहरों में महापौर सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि छोटे जो नगर पंचायत हैं तो वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नव निर्वाचित नगर सेवकों के द्वारा होंगे, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखना है कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, कौन सा, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, ये गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्काल प्रभाव से अधिनियम को 9 जनवरी 2021 को अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, जिसे विधानसभा द्वारा 8 मार्च 2021 को पारित किया गया था। इसमें कुल 19 प्रावधान है, कितने, 19 प्रावधान है, तथा कम से कम 3 साल तथा 10 साल, 3 साल और अधिकतम कम से कम 3 साल का सजा का प्रावधान है और अधिकतम 10 साल का, और जुर्माना कितना हो सकता है, 50,000 तक जुर्माना हो सकता है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत। अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, तो मध्य प्रदेश अगर काम कर रहा तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। अब मध्य प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 को भी विधानसभा से पारित कर दिया गया है। अब हम पेशा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट पहले चीजें है कि शहडोल में क्या बनाया गया, जनजाति गौरव दिवस बनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने मंच से नियमावली का विमोचन कर पेशा एक्ट लागू किया था, कौन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा हो गया, एमपी 7th पोजीशन पे हो गया है। और इससे पहले 6 राज्य पहले थे, तो 6 राज्य में पहले कौन सा, हिमाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, राजस्थान था और गुजरात तथा महाराष्ट्र थे। अब 7वें नंबर पे क्या आ गया, 7वें नंबर पे मध्य प्रदेश को भी पेशा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। और पेशा का उद्देश्य क्या है, ध्यान, क्यों लोग पेशा में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है उसमें स्वशासन को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती देना, इसका उद्देश्य ही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना, मजबूती देना। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, 1995 में भुरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया था। और यह संविधान के भाग 9, कहा, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया। अधिनियम में 24 दिसंबर 1996 कब बनाए, 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति का साइन हुआ। अभी तक हम देखे अधिनियम, अब हम देखते हैं कैबिनेट के निर्णय, महत्वपूर्ण कैबिनेट के निर्णय। तो इसमें देखते हैं 17 जनवरी 2024 को क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। अब इसको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका नाम क्या है, पीएम जनमन के तहत प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी है। अगला डिसीजन देखते हैं, तो मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में के 23 जिलों में नए आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पे छात्रावास बनाए जाएंगे, साथ ही बहुउद्देशीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, सड़कों और आवास का निर्माण की स्वीकृति दी गई है इसके तहत, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद 1 जनवरी 2024 को, कब, 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू की। तो अब साइबर तहसील मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू है। प्रदेश में बिना आवेदन नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण से फेस लॉक व्यवस्था जून 2022 से लागू कर दी गई है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2023 को मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी चिन्हित महाविद्यालयों पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने से के संबंध में निर्णय लिया गया है, ध्यान रखना है। अगली इंफॉर्मेशन है 23 जनवरी 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय की स्वीकृति दी गई। मींस लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, मध्य प्रदेश की आवश्यकता अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। इस कार्य की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा 5 शहरों में कौन कौन से, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर में नॉलेज
और लाइफ साइंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया। तो नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर, नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर किन राज्यों से, किन जिलों से होके मिलेगा? तो इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर इसमें शामिल होंगे। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर शामिल होंगे। नेक्स्ट टाइम सिंचाई परियोजना, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? सिंचाई परियोजना देख रहे हैं और उसका स्थान देख रहे हैं। तो मोरंड बांध परियोजना कहाँ पे है? तो मोरंड बांध परियोजना हरदा में है। गंजाल कहाँ है? गंजाल भी हरदा में। मोरंड, गंजाल और शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना भी कहाँ है? हरदा में है। साथ में उद्वहन सिंचाई परियोजना भी कहाँ है? हरदा में है। हरदा में है। रामपुर मनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? नीमच में है। नाम रामपुर मनासा। नेक्स्ट है बाबा सिद्धनाथ हांडिया और बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ पे? देवास में संचालित है। बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो धार में है। चेटीखेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना कहाँ पे? चेटी श्योपुर में है। दौरी सागर मध्यम परियोजना कहाँ पे है? सतना में है। दौरी सागर सतना में है। और बहुती कहाँ पे है? नहर नियोजन ये सतना में है। हम कुछ अन्य नवीन परियोजनाओं को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो चितावत कहाँ पे है? उज्जैन में है। मेढ़ा कहाँ पे है? तो बैतूल में है। पनहेटी कहाँ? गुना में है। लोनी कहाँ पे है? रीवा में है। खमहा कहाँ पे है? कटनी में है। डोकरी खेड़ी कहाँ? नर्मदापुरम में है। यावर कहाँ? मंडला में है। सोनपुर कहाँ? शिवपुरी में है। मुर्की कहाँ? ढिंडोरी में है। इसको एक बार अपने से भी सारे देख लीजिए, नवीन परियोजनाएं हैं। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड, रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड किससे संबंधित है? 27 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा भोपाल में लोधी लोधा लोधी लोधा लोध समाज के कल्याण के लिए रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो दीनदयाल रसोई योजना थी उसमें अभी तक कितने 10 रुपए की थाली मिलती थी, अब कितने 5 रुपए की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए की कायाकल्प योजना को स्वीकृति प्रदान किया। तो कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो नगरीय निकाय की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए है। कितने की है? 1200 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी परियोजना योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के माता, जो इसको हम डायरेक्ट आपको न्यूज बताते हैं, जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना थी, अब तक था कि पिता या पालक जिनकी आयु वार्षिक 6 लाख रुपए से थी उसको अब बढ़ा के 8 लाख रुपए की स्वीकृति दे देगी। अब टैक्स बेनिफिट किसको मिलेगा? जिसकी 8 लाख रुपए के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद द्वारा आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि कितनी 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6000 रुपए का निर्णय लिया गया है। अगला इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के मानदेय में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की गई? 1000 रुपए की वृद्धि की गई है और 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता की वृद्धि 1000 है और सहायिका और निजी आंगनवाड़ी की कितनी है? 500 रुपए प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आयुष जो विभाग है उसमें 5 विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तो आयुष विभाग की 5 विभागीय सेवाओं को क्या किया गया है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। अगली इंफॉर्मेशन है केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। 7 राज्यों में क्या लगाया जा रहा है? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाया जा रहा है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में भी लगाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया जाएगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क? तो यह धार जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। किसमें? धार जिले में। नेक्स्ट को इंफॉर्मेशन है नगर पालिका व नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा 25 से घटाकर 21। हमने इसके लिए देखा था कि संशोधन किया ही गया था पहले में। अब उसी को क्या नगर पालिका नगर परिषद के 2 अध्यक्ष होंगे, वह उनकी उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष होगी। ध्यान रखना है। सरकार ने नगर पालिका विधिक अध्यक्ष पात्रता आयु में संशोधन करने का निर्णय लिया है। जब अध्यक्ष का प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तब अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या उससे अधिक तय थी। अब नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से कराया जा रहा है। ध्यान रखना है। इसीलिए अध्यक्ष की पात्रता आयु सीमा में संशोधन किया जा रहा है। और पार्षद पद के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? मात्र 21 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सेतु बंधन योजना। सेतु बंधन योजना किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसमें? सेतु बंधन योजना के तहत। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कैबिनेट बैठक में रीवा को एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। रीवा में क्या बन रहा है? एयरपोर्ट बन रहा है। ध्यान रखना है। नवीन एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो रीवा में बन रहा है। अब मंडला जिला की बैगा समुदाय को हैबिटेट राइट्स देने का निर्णय कौन लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। बैगा को हम स्टेटस दे रहे हैं? हैबिटेट राइट्स दे रहे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को स्वीकृति दी। अगला देखते हैं, भोपाल में पुलिस चिकित्सालय मंत्रिपरिषद की बैठक में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी बिस्बल भोपाल परिषद में 50 बेड का सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ध्यान रखना, भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का आरंभ हो रहा है, स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में दतिया जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो दतिया जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल खोला जा रहा है। अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए, ध्यान रखना किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। किस पर्पज क्या है? स्वरोजगार और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 3 योजनाओं को स्वीकृति दी। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 3 योजना कौन सी है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। ये 3 योजना अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं, मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन। मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो किसके लिए? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी स्कीम आ रही है? मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है। अब हम प्रमुख नव निर्वाचित नीतियों को देखते हैं यहाँ पे। तो पहला देखते हैं, निवेश नीति 2016 के स्थान में क्या आ गया है? मध्य प्रदेश ITES एवं ESDM निवेश संवर्धन 2023। इसको डिटेल में क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा देश के IT और ITES और ESDM क्षेत्र में निवेश को और आकर्षक बनाने के लिए निवेश नीति पहले की क्या थी? 2016, उसके स्थान पे नई नीति आई है, उसका नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश ITES और ESDM निवेश संवर्धन नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट कौन सी पॉलिसीज बनी है? मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का भी अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवाओं की क्षमता निर्माण के लिए, तो अब ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 किसके लिए आई है? जो शासकीय सेवक है उनका क्षमता निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति 2001 का स्थान लेगी। तो मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति किसका स्थान लेगी? तो जो प्रशिक्षण नीति 2001 है उसका स्थान लेगी। और राज्य की नवीन जो क्षमता निर्माण नीति 2023 है किस पे बेस्ड है? ये मिशन कर्मयोगी पर बेस्ड है। मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए तैयार की गई है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति जो शासकीय सेवक है उनकी क्षमता निर्माण करना है और ये किस पे बेस्ड है? मिशन कर्मयोगी पे बेस्ड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा और नवाचार की भावना को विकसित करने के लिए शासन ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 आया है, जिसका शुभारंभ कब से हुआ? 13 मई 2022 और कहाँ से? इंदौर से हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट पॉलिसी हम देखते हैं, स्वराज नीति 2023। इसका मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन हुआ है कब? 7 फरवरी 2023 को। इसका काम क्या है स्वराज नीति 2023 का? कि शासकीय भूमियों की अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद जो उपलब्ध भूमि बच रही है वो किसको देना? आवासहीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आवास निर्माण के लिए स्वराज नीति 2023 आई है। तो स्वराज नीति 2023 क्या है? जो अतिक्रमित सरकारी भूमियां हैं उनको क्या कराना? मुक्त कराना और उनको जिनके पास आवासहीन है जो उनके लिए आवास के लिए ये जो जमीन मुहैया कराना, ये इसका किसकी ये उद्देश्य है? स्वराज नीति 2023 का उद्देश्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी को हम देखेंगे, जल संसाधन के संरक्षण, भंडारण, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2003 मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2003 में आवश्यक संशोधन कर क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में जो राष्ट्रीय जल नीति है, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की है, उसके विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। अगला हम देखते हैं, राज्य ने बाजार की पहल और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरेखण द्वारा सौर क्षमता का दोहन करने के लिए कौन सी पॉलिसी लाया है? नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022। ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 आया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुनर्घनत्वीकरण रीडेंसिफिकेशन नीति 2022 लागू की गई है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थित पुराने जो जीर्ण कार्यालय और भूमियों को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए शासन की आवश्यकता के अनुसार एवं भविष्य की मांग के आधार पर नए आधुनिक कार्यालय अधोसंरचना का निर्माण, साथ ही निजी जन भागीदारी से बगैर शासकीय कोष का उपयोग करते हुए कराया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण रीडेफिनिशिफिकेशन नीति 2022 लाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में जो एथेनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो एथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और इसका टारगेट क्या होगा?
इसके लिए पॉलिसी क्या आई है, इथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना 2021 से पॉलिसी आई है। इसमें क्या किया गया है कि शासन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक क्या करना है, 2022 तक पेट्रोल में कितने परसेंट एथेनॉल को ब्लेंड करना है, मिलाना है 10%, और 2025 तक 20% जो हमारा नेशनल टारगेट भी है इसको फुलफिल करना है। तो एथेनॉल जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2021 की योजना आई है, जिसमें क्या करना है, 2022 तक 10% एथेनॉल बिल्डिंग करना है और 25 तक 20% जो कि हमारा नेशनल टारगेट भी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, 13 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित प्रथम नीति आई। तो मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर 2022 को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित प्रथम नीति का अनुमोदन किया गया है। अगला इन्फॉर्मेशन, निवेश आकर्षित करने, प्रोत्साहन प्रदान करने और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शासन ने एमएसएमई विकास नीति 2021 औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 तैयार किया है। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 तैयार किया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश में देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति लागू करने जा रहा है। तो देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 कब लागू कर दी गई है, मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 क्या है, लागू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि श्योपुर जिले को कुपोषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। अब हम अन्य प्रमुख नीति देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश टावर पॉलिसी 2019, स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014, डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी नीति 2014, मध्य प्रदेश शासन ई गवर्नेंस ईमेल नीति 2014, ये अन्य नीतियां हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। युवाओं की उन्नति के लिए जो घोषणाएं की गई हैं इनको भी देखते हैं। बेरोजगार युवा जो होंगे उनको मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा की गई है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को मिलेंगे प्रति माह 8,000 और 1 जून से इसका रजिस्ट्रेशन, 1 जुलाई से इसकी राशि मिलने लगेगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेधावी विद्यार्थी योजना। इसमें परिवार की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख, पहले 6 लाख था, अब बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है नीट के आधार पर बनेगी 2 मेरिट लिस्ट, एक सूची में 95% नीट से और दूसरी सूची में 5% सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम एग्जाम फीस स्कीम लागू, एक बार फीस 2 बार और कई परीक्षाएं दो। फीस क्या करो, एक बार दो और उसके बाद कई परीक्षाएं दो, ये पॉलिसी लागू की जाएगी। नेक्स्ट है 1000 जनजाति युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी, ध्यान रखना है। और 100 करोड़ की लागत से बनेगा स्टूडेंट इनोवेशन फंड। स्टूडेंट इनोवेशन फंड की टोटल कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, 100 करोड़ आएगी। और युवा आयोग का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन होगा, हर साल खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन होगा। और क्या होगा, अगली वित्तीय वर्ष में युवा बजट अलग से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य युवा सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। कब, 30 मई 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रदेश की युवा नीति एवं युवाओं से जुड़े मामलों में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। और इस परिषद में क्या होगा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन होंगे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा आयोग को पदेन उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण परिषद के सदस्य सचिव होंगे, ध्यान रखना है। ये हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे राज्य युवा सलाहकार परिषद के गठन के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रमुख समझौते। तो पहले बच्चों में जन्मजात हृदय विकार के उपचार हेतु प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मध्य MOU हुआ। तो किसमें, जन्मजात हृदय विकार के लिए के उपचार हेतु किसमें, प्रशांति मेडिकल सर्विस रिसर्च फाउंडेशन और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मध्य क्या हुआ है, MOU हुआ है। नेक्स्ट है छतरपुर जिले में प्रसिद्ध फर्नीचर उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME विभाग और नेशनल डिजाइन संस्थान NID के बीच MOU हुआ है। तो किसके बीच, छतरपुर के फर्नीचर उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए
एक तो किसके बीच हुआ है, एक तो AMS-MA के बीच में हुआ है और दूसरा नेशनल डिजाइन संस्थान के बीच MOU हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जिसे हम मेपकास्ट कहते हैं, भोपाल और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर के बीच एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको सहमत पत्र बोलते हैं। इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अंतर्गत दोनों संस्थानों के बीच जमीनी स्तर के नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए प्रदेश में स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन बनेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी, 27 फरवरी 2023 को जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण विभाग के इप्को और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान WRI इंडिया के बीच प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर तकनीकी सहयोग के लिए MOU किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, API, इसको ध्यान रखना है आपको, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक MOU किया गया है जिसमें मेडिकल कॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत होने जा रहे इस MOU में API द्वारा मध्य प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, चिकित्सा विषय विशेषज्ञता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। चिकित्सा शोध के क्षेत्र में कोलैबोरेशन के साथ ही चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स एवं वर्कशॉप में अपना सहयोग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, 14 जनवरी 2023 को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो REC है उसके द्वारा 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ है। इसमें टारगेट क्या होगा कि 2024 तक जो नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है के माध्यम से हम अपनी टोटल जो बिजली का कंजम्पशन है उसको 20% फुलफिल करेंगे। साथ ही आगे हम 2027 तक इसको हम 20 से 30% ले जाएंगे और 2030 तक 50% जो हम बिजली की आवश्यकता है उसको हम रिन्यूएबल सोर्स से फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए एक शॉर्ट मॉडल, IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए पुलिस वालों के लिए एक शोध के आधार पर 4 बिंदुओं वाला एक एक्शन प्लान बनाया है जिसका क्या होगा, शॉर्ट होगा और इसमें क्या बीट पुलिसिंग पे लागू हो सकेगी और इस मॉडल को देश भर में अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। शॉर्ट का मतलब क्या होगा, S फॉर सिस्टम, H फॉर ह्यूमन, O फॉर ऑपरेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी, तो सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, ये होगा शॉर्ट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी नीति आयोग और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के बीच संस्थागत सहभागिता के लिए MOU हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 दिसंबर 2022 को प्रदेश में कुपोषण के स्तर को समाप्त करने तथा सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य के प्राप्त के लिए राज्य सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF के मध्य प्रोजेक्ट समग्र के क्रियान्वयन के लिए MOU हुआ है। साथ ही इसको भी देखना है, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एवं IIM इंदौर के बीच MOU हुआ है। अब कुछ तहसील प्रस्तावित है उसको आप एक नज़र में देख लीजिए। जैसे बरेला तहसील प्रस्तावित है तो बरेला कहाँ की है, जबलपुर की है। साथ में जबलपुर में पोंडा और कटंगी भी है। कायमपुर प्रस्तावित तहसील है जो मंदसौर जिले में आती है। हरनगांव देवास जिले में आता है। तहसील सटई ये छतरपुर में प्रस्तावित है। छेगांव माखन ये खंडवा में है। बरगवां को तहसील प्रस्तावित किया गया है जो सिंगरौली जिले में आएगा। सोयत कला ये आगरमालवा जिले से संबंधित होगा। मऊगंज से नई तहसील बनाया जाना है देवतालाब को। भिंड से नई तहसील अमायन को बनाया जाना है। साथ ही सिंगरौली से और कौन सी बनाया जाना है तो सिंगरौली से दुधमनिया को भी बनाया जाना है। सागर से बांदरी को बनाया जाना है। उज्जैन से उन्हेल को बनाया जाना है। बालाघाट से लामता को बनाया जाना है और रायसेन से बमोरी और सुल्तानगंज को बनाया जाना है। ये नवीन प्रस्तावित तहसीलें हैं। अब हम देखते हैं नगर निगम और नगर परिषद जो प्रस्तावित है तो अभी हाल ही में भिंड को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया। कब? 6 अक्टूबर 2023 को। मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम अब कितने हो गए? 17 हो गए और 17वां कौन बना? भिंड बना। शहडोल को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है, ये भी ध्यान रखना है। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मझगवां जबलपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। इस तरह से ये यूनिट समाप्त होती। इस यूनिट में हमने राजनीतिक घटनाक्रम को देखा, कैबिनेट के निर्णय देखा और प्रमुख समझौते देखे। ठीक है, और इस जो ये लेक्चर है इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल आओ करे तैयारी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।